Hello students, good afternoon. How are you? Let us start the next topic, that is after the colligative property osmotic pressure. We are discussing now differentiate between osmosis and diffusion. क्या होता है osmosis और diffusion? देखिए diffusion के बारे में आप जानते होगे। अगर कोई भी चीज़ हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस अगर वो क्या है डिफ्यूज़ हो जाती है, डिफ्यूज़ का मतलब होता है विसरण। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? विसरण, मिल जाना। मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। ये हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लोअर की तरफ होता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। बट ओस्मोसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। ओस्मोसिस हमारा क्या है? फर्स्ट थिंग क्या है? देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा देखो इसके अंदर कि इन ओस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। फर्स्ट कंडीशन है ओस्मोसिस के अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ हम करते थे। एक सॉल्यूशन लेते थे, उसके अंदर इधर एक सॉल्यूशन होता था, इधर दूसरा होता था, तो बीच में क्या होता था? एसपीएम। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल भी हो सकती है बच्चों, याद रखें। दिस में भी आर्टिफिशियल और नेचुरल। ठीक है, तो ये हमारी आर्टिफिशियल भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, सेलुलोज की भी हो सकती है। ये जैसे हमारी सेल होती है, तो हमारी सेल वाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। वो भी तो किसका काम करती है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। बट हमने इसको बनाया है अलग अलग टाइप से, तो ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, ये याद रखें। सेलोफेन टाइप की जैसे टेप होती है वो कागज़ वाली, उस टाइप की भी हो सकती है ये। उसके बाद इसके अंदर ओस्मोसिस में क्या है? एसपीएम का यूज़ होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धपारगम्य झिल्ली। जबकि डिफ्यूजन में क्या है? एसपीएम का यूज़ नहीं होता। डिफ्यूजन तो होता रहता है हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। जैसे हमारे पास है सेकंड पॉइंट, इन दिस प्रोसेस देयर इज़ ओनली फ्लो ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल थ्रू एसपीएम। मैंने आपको बताया था इसमें क्या था? सोलवेंट मोलिक्यूल फ्लो करते थे ओस्मोसिस में, और वो भी कहाँ से कहाँ? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसमें उल्टा प्रोसेस है भाई। इसमें क्या है? सोलवेंट भी और सोल्यूट भी, दोनों के दोनों क्या करेंगे? मूव करेंगे डायरेक्टली। और कहाँ से कहाँ करेंगे अगर बात करें तो हम अगला पॉइंट ही देख लो, थर्ड। इसमें क्या है? इट टेक प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बताया था अभी ऊपर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सोल्यूट को अलाउ नहीं करती अपने अंदर से जाने के लिए, इसीलिए। जबकि इसमें क्या है? ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होता है, यहाँ पर एसपीएम का यूज़ ही नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इट अप्लाइज सॉल्यूशंस ओनली। ये केवल सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है, जबकि ये किस पे अप्लाई होता है? गैस के ऊपर भी, सॉल्यूशन के ऊपर भी, सब पे अप्लाई होता है ये। इसको रोका जा सकता है। इसको हमने रोका था तो उस प्रक्रिया को आरओ बोलते थे हम, आरओ। आरओ का मतलब था रिवर्स ओस्मोसिस। इसमें क्या होता था? रिवर्स ओस्मोसिस, मतलब उल्टा प्रोसेस हो जाता था भाई। उसके आधार पर हमने वाटर को प्योरीफाई किया था, वाटर की इम्प्योरिटीज़ को क्या किया था? सेपरेट किया था वाटर के अंदर से। ये मैं बता चुका हूँ आपको, पूरा एक्सप्लेनेशन इसका। तो इसमें क्या है? ये रोका जा सकता है या उल्टा भी किया जा सकता है, स्टॉप भी किया जा सकता है, रिवर्स भी किया जा सकता है। किसके द्वारा? ओस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। ओस्मोटिक प्रेशर से, जिससे हमने क्या बोला था? पाई। इस चैप्टर में ओस्मोटिक प्रेशर क्या था? पाई। जबकि इसको ना ही रोका जा सकता और ना ही इसको रिवर्स किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर। देखिए चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर हम बोलें, क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है ये। जितने भी 4 की 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की हैं उन सब पे लगेगा आई, वेंट ऑफ फैक्टर। होता क्या है पूरा डिटेल में आपको बताया गया है, ये कंप्लीट डिटेल में। देखो स्टार्ट करो भी। एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस एंड वेंट ऑफ फैक्टर। एक साइंटिस्ट का नाम था वेंट ऑफ, जिन्होंने एक फैक्टर दिया था जिसको आयोटा बोल सकते हो आप। एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस मतलब मोलिकुलर मास ऐसा है जो कुछ एबनॉर्मल सा है। कैसे पता लगेगा? देखेंगे हम इसको अभी। चलिए, एज वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सभी जानते होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मोल पे। जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो चारों में से। तो जैसे मेरे पास नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? ध्यान से देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। अगर मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम। आप यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर से, अंडरस्टैंड। चलिए आगे,
नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है अब, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वर एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। सबको पता है भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते थे, और वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैसा होता था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब टूटना नहीं चाहिए आयनों में। जैसे Na+ और Cl- का एग्जाम्पल तो हमने लिया ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि ये स्प्लिट हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है आयनों के अंदर, ठीक है ना। तो समझो इस चीज़ को एक बार, क्या प्रोसेस है ये, इन्होंने क्या बोला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अगर मैं ध्यान से आप इसमें देखोगे तो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वर एप्लीकेबल फॉर ओनली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। चलो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने वहाँ पे यूरिया ले लिया था, या फिर सुक्रोज ले लिया था, चीनी, लेकिन NaCl का यूज़ नहीं किया था अभी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट था यूरिया, शुगर भी क्या था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन एसोसिएटेड, नॉन डिसोसिएटेड, ना इसका एसोसिएशन होता था, मतलब एसोसिएशन का मतलब जैसे A+B से मिलके C बन गया, ना इसका डिसोसिएशन होता था, जैसे C टूट के A+B में स्प्लिट हो गया आयनों के अंदर। अब अगर मैं बात करूं NaCl की, तो क्या यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी अगर NaCl ऐड कर दूं मैं सॉल्वेंट के अंदर। देखो ये मेरे पास वाटर है, वाटर में मैंने क्या किया, 1 ग्राम NaCl या फिर 1% NaCl मिला दिया भाई इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा सिचुएशन, सिचुएशन ये होगी कि पहले इसकी मात्रा थी हमारे पास 1%, या फिर 1 मोल मात्रा थी इसकी पहले जब हमने लिया, लेकिन सॉल्यूशन में घुलने के बाद आपको पता है NaCl क्या देगा, एक प्लस का आयन Na+ आयन, सोडियम प्लस आयन, और एक Cl- आयन। इसकी वजह से कितने आयन हो गए अब, 2। इसका मतलब वैल्यू बदल गई। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती थी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और ये हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू दोनों केसों में अलग अलग आएगी। इसलिए हमने ज़रूरत पड़ी वेन टॉप फैक्टर की, जो कि सॉल्यूशन देगा आपको हर टाइप की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप आई को। इसका मतलब वो डिसोसिएबल अगर है, एसोसिएबल अगर है, तो आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो अगर आयनों में भी टूटता है तो नो प्रॉब्लम, जितने आयन होंगे आई की वैल्यू वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी उतनी। अगला पॉइंट देखो नेक्स्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज टू मेजर द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या किया था हमने यार, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ये मोलिकुलर मास निकाला था सोल्यूट का। बट इफ़ सोल्यूट इज यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन, यदि हमने सोल्यूशन बनाने में सोल्यूट का प्रयोग कर लिया, कैसे सोल्यूट, जो या तो एसोसिएट होते हैं भाई, अभी बताया था ना एसोसिएशन क्या होता है, या डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट कौन होंगे, इलेक्ट्रोलाइट। देन देयर विल बी चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ये चीज़ मैंने ऊपर एक्सप्लेन की थी अभी आपके सामने कि भाई पार्टिकल ऑफ सोल्यूट चेंज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जैसे NaCl मेरे पास है, इससे क्या बन गया, Na+ Cl-। अगर मैंने एक NaCl लिया था तो यहाँ पे क्या है, जब तक ये मान लो मेरे पास क्या है, ये 1 NaCl है, तो यहाँ पे क्या है, शुरुआत में जब नहीं टूटा था तो 0 0 थे टाइम T पे। अगर टाइम मेरा 0 है सपोज करो, तो 1 NaCl था, ये टूटे ही नहीं थे। अगर मैं टाइम T ले लूँ यहाँ पे, T टाइम पे, तो क्या होगा, एक इसका आयन और एक इसका आयन, ये तो ख़त्म हो जाएगा T टाइम पे। इसका मतलब अलग वैल्यू आएगी। समझ गए ना इस चीज़ को। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब इसकी वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट पे। कंसिक्वेंटली अब क्या होगा, इस तरह से मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट विल आल्सो बी चेंज। आप जानते हो मोलिकुलर मास सोल्यूट का चेंज हो जाएगा। इस तरह से अगर चेंज मोलिकुलर मास हमारा है, अब देखो जैसे पहले मोलिकुलर मास क्या था, ओरिजिनल था, जो पहले मोलिकुलर मास हम यूज़ करते थे ओरिजिनल था। लेकिन अब क्या हो गया, ये चेंज जो जो चेंज हुआ ना मोलिकुलर मास में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। समझ गए ना, क्या बताया कि मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी चेंज्ड एंड द चेंज्ड मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। इसको हम समझते हैं अभी। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे, किस टाइप का एग्जांपल है, NaCl इज यूज्ड एज अ सोल्यूट। इस एग्जांपल में हमने NaCl को सोल्यूट के रूप में यूज कर लिया है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यू नो वेरी वेल, NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 100% क्या होगा, डिसोसिएबल है। साल्ट क्या है, 100% डिसोसिएबल है वाटर के अंदर। हैंस डिसोसिएट इनटू द 2 आयंस, 2 आयन बनेंगे इसके, कौन कौन सी, Na+ आयन, Cl- आयन। सो देन विल बी 2 आयंस ऑफ द सोल्यूट, इसका मतलब सोल्यूट के 2 आयन हो गए। इट लीड्स टू इंक्रीज इन द एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले तो एक था भाई, अब क्या हो गई, 2 आयन हो गए। इसका मतलब
अब देखो आयनों पे तो डिपेंड करती है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, कैसी प्रॉपर्टी होती थी, जो नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती थी। अब सोल्यूट की अमाउंट यहाँ पे चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलेंगे हम इसको, जो चेंज हुई है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट। व्हाट आर द सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। एंड यू कैन से दैट नंबर ऑफ मोल क्या थे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो मैं क्या कह सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। समझ में आ गया होगा इजीली। चलो, सो द मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल विल बी लेसर। क्या कह रहे हैं कि जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है ना, या एक्सपेरिमेंटल है, जो एक ही बात है, वो कम होगा किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से। समझो देखो एक बार, जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास 1% सुक्रोज है, वही चीनी है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है, ये 1% ही लिखना था भाई, यहाँ पे 1% NaCl है भाई, ठीक है। तो बताओ दोनों को मैं अगर डिसोसिएट करता हूँ इस सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या सिचुएशंस होंगी बताओ। यहाँ पे देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई इक्वल टू CRT। सी का मतलब मान लो इसका, सी का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन है, 1% है तो मैं 1 रखूँगा यहाँ पे सी की जगह पे। लेकिन दूसरे सॉल्यूशन में आओ, यहाँ पे क्या है, जब मिलाते ही क्या हो गया, ये 1% था ना, ये 1% था, लेकिन मिलाते ही क्या इसके 2 आयन बन गए, Na+ और Cl-। इसका मतलब पाई इक्वल टू CRT। अब थ्योरेटिकल वैल्यू क्या थी इसकी, जब स्टार्टिंग में हमने ली 1RT था, ये भी पहले क्या था 1% था, तो 1RT ही लूँगा ना मैं नीचे, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ गई इसकी, देखो ध्यान से, जब थ्योरेटिकल वैल्यू थी मेरी 1RT, क्योंकि कंसंट्रेशन 1% थी, लेकिन मैंने मिलाने के बाद एक्सपेरिमेंटली देखा तो क्या मिला, 2 आयन हो गए इसके, तो एक की जगह पे मैं 2 रखूँगा, 2RT। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो RT की वैल्यू है यहाँ पे क्या होगी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलिकुलर मास क्या होगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू RT, है ना, चेंज होगी ना वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या आ गया, मास, यानी मोलिकुलर मास में ही बदलाव बता रहे हैं हम, क्या हुआ यहाँ पे, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RT। लेकिन यहाँ पे जब मेरी 2 वैल्यू आई, तो ये नीचे जो वैल्यू आई मेरी सिमिलरली क्या हो गई, M ऑफ सोल्यूट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2RT। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या है 1/RT और यहाँ पे 1/2RT। तो यही चेंज हमारा क्या है, हमने इस चैप्टर में सीखना है, इस पोर्शन में सीखना है। इसी चेंज को मैं बोलता हूँ, ये जो चेंज हुआ मेरा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट में, दिस इज कॉल्ड द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। अंडरस्टैंड। अब देखो नीचे, सो द मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली इज लेसर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो मैंने नीचे लिख दिया है जनरली ये सिचुएशन आपकी यहाँ पे, कि जो मोलिकुलर मास मेरा एक्सपेरिमेंटली निकाला गया वो कम है किसके मोलिकुलर मास से, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। इन केस ऑफ सोल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, तो मैंने दोनों में लिख रखा है नीचे, जब एसोसिएशन होगा तो क्या होगा और डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा। चलो केस मैं डिस्कस करता हूँ, पहले वाला केस। फर्स्ट केस क्या है मेरे पास, अगर एसोसिएशन हो जाए तो क्या होगा, देखो 2 मॉलिक्यूल ले लिए भाई एसिटिक एसिड के, ये मेरे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल। तो मैंने 2 मॉलिक्यूलों को जब आपस में मिला तो इनके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, देखो CH3 COO COH ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको तोड़ के। जब मैंने इसको आपस में मिलाया तो इनके अंदर एक एसोसिएशन हो गया, मतलब एक बॉन्डिंग आ गई, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उस हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, 2 मॉलिक्यूल लग रहे थे ये अलग अलग, लेकिन यहाँ एसोसिएशन होकर एक मॉलिक्यूल लग रहा हुआ सभी को, आपको देख सकते हो। ये तो 2 लग रहे थे अलग अलग है, 2 मॉलिक्यूल थे, बट जब बॉन्डिंग हुई तो कुछ ऐसा हुआ कि इनका एसोसिएशन हो गया, जुड़ गए। मतलब ये क्यों जुड़ गए, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो बताओ क्या होगा, इन केस सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन, जब हमारा कोई सोल्यूट एसोसिएट होगा, जुड़ेगा किसी भी बॉन्डिंग की वजह से, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो बताओ क्या सिचुएशन होगी, जब एक फॉर एग्जांपल CH3COH इन बेंजीन, जब हमने CH3COH को मिलाया, चलो बेंजीन में मिला दिया, देन देयर विल बी डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिक्रीज होंगे। क्यों डिक्रीज होंगे, एसोसिएशन होगा, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसलिए कैलकुलेटेड Cp की वैल्यू है ना, Cp का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए कैलकुलेटेड Cp विल बी लेस देन द थ्योरेटिकल वैल्यू, है ना। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है, कम आ जाएगी। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलिकुलर मास के क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी ना,
इसलिए उसकी वैल्यू हमारी मोलिकुलर मास यहाँ पे कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड है जो एक्सपेरिमेंटली हायर देन थ्योरेटिकल वैल्यू। आप देख सकते हैं इजीली। अगर समझ में नहीं आया तो देखो, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं। जैसे ये मेरे पास बेंजीन है, नॉन पोलर सोलवेंट है। सोलवेंट तो होता है ना बेंजीन भी। बेंजीन में मैंने 2 मोल CH3COH के मिलाए हुए। जब 2 मोल मिलाए तो उनका एसोसिएशन हो गया और सिंगल मॉलिक्यूल बन गया। ये देखो एसोसिएटेड सिंगल मॉलिक्यूल। तो जब मैंने इसकी वैल्यू चेक की यहाँ पे कि जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर था थ्योरेटिकल CRT है ना, और C का मतलब यहाँ पे क्या होता है N/V। C का मतलब कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई द कितनी वॉल्यूम में वो मिले हुए हैं। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। तो पाई थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आई भाई 2/V। एन की वैल्यू तो 2 है ना, 2 मोल है यहाँ पे, ये देख लो, ये रहे ऊपर 2 मोल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमारी सिचुएशन आ जाएगी कुछ इस तरह की। देखो ये क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर किसका भाई, थ्योरेटिकल वैल्यू का। यहाँ पे मैंने सिंगल मॉलिक्यूल के लिए निकाला तो ये सिंगल आ जाएगी वैल्यू। देख लो तुम, समझ गए ना इस चीज़ को, क्या डिफरेंस है दोनों में, पाई थ्योरेटिकल और पाई एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। नाउ सो इन केस सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन द मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली विल बी ऑलवेज बी हायर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब क्या सिचुएशन आई, मैंने नीचे लिख दिया। इनका जो मेन पॉइंट है वो याद करना आपको, ये है बस इतना। ऊपर वाली जो हिस्ट्री थी सबका जो जोड़ है हमारा, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये याद करना आपको डेफिनेटली। एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास वाज ग्रेटर किससे, थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास से। कब, जब एसोसिएशन था। क्यों, ऊपर रीजन है। और एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास इज लेस देन थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास। कब, जब डिसोसिएशन था। क्या, ऊपर रीजन है इसका भी। अब स्टार्ट होता है भाई टॉपिक। ये सारी चीज़ें बेसिक थी आपको समझाने के लिए, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट होता है बेसिकली। अब क्लियर हो जाएगा आपको। देखो क्या है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास क्या होता है, द मोलिकुलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का वो मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। भाई जब हमने उस मोलिकुलर मास किसी सब्सटेंस का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मेथड से निकाला तो वो जो वैल्यू है उसकी वो डिफरेंट आई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। क्या आई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से उसकी वैल्यू डिफरेंट आई। एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो निकाला था वो इसका मोलिकुलर मास, ठीक है, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू के आधार पर निकाला था वो इसका मोलिकुलर मास। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है, उसी को बोलते हैं मैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। उसमें एबनॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है। एबनॉर्मेलिटी के 3 कारण हैं बच्चों, कौन कौन से। फर्स्ट रीजन देखो, द सोल्यूट अंडरगोइंग डिसोसिएशन। सोल्यूट के अंदर डिसोसिएशन होगा तो भी वैल्यू चेंज होगी। सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन, अगर सोल्यूट के अंदर एसोसिएशन होगा तो भी वैल्यू चेंज होगी। द सोल्यूट इज नॉट डाइल्यूट बिकॉज एट हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन गेट इंक्रीज्ड। अगर सोल्यूट हमारा डाइल्यूट नहीं है, कैसा नहीं है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी ज़्यादा नहीं है। बिकॉज एट हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी फिर उसकी। क्यों, क्योंकि जब डाइल्यूट नहीं है वो तो पानी उसमें कम होगा तो सोल्यूट ज़्यादा होगा। सोल्यूट सोल्यूट इंट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो भी वैल्यू मोलिकुलर मास की चेंज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड टॉपिक देखो आज का, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, ये इसकी ज़रूरत हमने क्यों पड़ी। टू रिमूव द एबनॉर्मेलिटी इन द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। जब हमारा मोलिकुलर मास सोल्यूट का, जब सोल्यूट के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता था तो उसके अंदर जो मोलिकुलर मास में चेंजमेंट आई, जो एबनॉर्मेलिटी आई, उसके लिए एक वेंट ऑफ फैक्टर बनाया गया। वेंट ऑफ एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बनाया ए फैक्टर आई, एक फैक्टर बनाया आई, वेंट ऑफ फैक्टर ही बोलते हैं इसको, नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। इट इज़ यूज्ड, इसका प्रयोग किया गया टू मेजर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे दोनों डिसोसिएशन लिख दिए भाई मैंने, आप इसको एक को काट के क्या है एसोसिएशन लिख लें, ठीक है। ये ध्यान रखा करो, वीडियो से क्लियर होती हैं असली बातें तो हमारी, लिखने में तो कुछ भी लिखा जाता, हो जाती है मिस्टेक सभी से। तो यहाँ पे एक एसोसिएशन रखना, एक डिसोसिएशन रखना और एक एसोसिएशन। जब भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ तो वहाँ पर जो एबनॉर्मेलिटी मोलिकुलर मास में आई उसको क्लियर करने के लिए, उसको मतलब ठीक करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर आया जो वेंट ऑफ ने इंट्रोड्यूस किया था, उसी को बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। फार्मूला बड़ा ईजी है इसका निकालने का, देखो वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बताया,
ऑब्जर्व्ड का मतलब एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है और कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, दोनों को डिवाइड कर दो। या फिर समझ में नहीं आता तो देखो मोलिकुलर मास के टर्म में देखो, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। इसको मैं कैलकुलेटेड को MC से डिनोट कर लेता हूँ, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, और ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट किया जो लैब के अंदर वहाँ का मोलिकुलर मास। दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास I का। ये कंसेप्ट था भाई। देखो अच्छी तरह समझाने के लिए हमने और भी नीचे एक्सप्लेन किया आपके लिए। द सोल्यूट अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन अप टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट इवन देन वैल्यू ऑफ CP इज चेंज्ड। वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस आफ्टर 100% डिसोसिएशन। समझो इस चीज़ को, क्या है ये पॉइंट दो जो बताए मैंने। क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ I है ना हमारी उतनी ही होगी जितने उसने 100% टूटने के बाद आयन दिए हैं सोल्यूशन में। ठीक है, कैसे देखो एक बार, मेरे पास NaCl था भाई फॉर एग्जांपल, वो टूट गया Na+ और Cl- में। ठीक है, मैंने क्या है यहाँ पे लिख दिया, पहले मेरे पास 1 मोल था, ये कितना था 1 मोल, 1 मोल था। तो यहाँ पे क्या था स्टार्टिंग में, अब मेरे पास एक आयन था इसका, तो टूटने के बाद एक आयन इसका बन गया, एक आयन इसका बन गया। ठीक है, टाइम ये स्टार्टिंग में था। देखो टाइम T के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक के तो था ही, वही टूट गया हमारा, तो 0 बच गया। लेकिन यहाँ पे 1 और 1 2 हो गए। इसका मतलब देखो स्टार्टिंग में ये नहीं, I की वैल्यू निकालूंगा मैं इस कंसेप्ट से, तो क्या आएगी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरी क्या आई 2 आई लास्ट में, तो 2 लिख दूंगा ऊपर में। नीचे वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, लिया कितना था 1 मोल, तो 2/1 इज इक्वल टू 2, I की वैल्यू 2 आएगी, है ना, सिंपल बिल्कुल। और एग्जाम्पल देखो एल्यूमिनियम सल्फेट, देखो Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। इस केस में देखो अगर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा 2Al3 + 3SO4 2- है ना, +6 और -6 आयन इक्वल हो गए। I की वैल्यू देखो यहाँ पे एक वैल्यू थी इसकी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे इसने 2 आयन तो इसके बना दिए एल्यूमिनियम 3+ के, और 3 आयन्स यहाँ पे सल्फेट नेगेटिव के बना दिए, तो कितने हो गए 5। तो क्या करोगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू CP की कितनी आई 5, और बाद में कितनी आई वैल्यू जो स्टार्टिंग में ली थी वो कितनी थी नॉर्मल वैल्यू 1, तो I की वैल्यू आ गई 5, है ना, ईजी बिल्कुल सिंपल है। तो देखो इन केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ I विल बी लेस देन 1। जब हमारा क्या होगा एसोसिएशन होगा तो वैल्यू जो है 1 से क्या हो जाएगी लेस देन हो जाएगी। कैसे देख लो, स्टार्टिंग में कितना लिया था मैंने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, 2 जोड़ रखे हैं बच्चों नीचे देखो CH3COH + CH3COH। ठीक है, ये 2 मैंने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, ये क्या आ गया इसको काट दो, क्या हो जाएगा देखो जब इसको मैंने मिला तो एसोसिएशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा है CH3COOH और CH3COOH। देखना ठीक है या गलत हो गया ये भी, CH3COO, एक H और लगाना था भैया, कहाँ लगाओगे यहाँ लगा दो। ठीक है, CH3COOH, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा इसके अंदर I की वैल्यू कितनी है स्टार्टिंग में कितनी थी 2 थी, है ना, लेकिन बाद में कितनी हो गई 1 हो गई। इसका मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आई 1, और स्टार्टिंग में कितनी थी 2, तो डिवाइड करोगे तो 0.5 होगी ना, 1 से कम वैल्यू। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर हम, कि इन केस देयर इज नाइदर 100% डिसोसिएशन नॉर 100% एसोसिएशन देन I इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब अगर 100% पूरा ना टूटे ना जुड़े, ये तो क्या था जब 100% एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, अगर इन केस में से कोई सा भी केस ना हो तो क्या करोगे फिर हमारे पास 11th क्लास का कंसेप्ट होगा भाई, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं वैसे, अगर पुराने बच्चे हैं सारे, बट कुछ नए बच्चे जुड़े हैं ना, इसलिए मैं इसको भी बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो आप 11th में इसको ईजिली पढ़ चुके हो, सभी चीज़ों को कर चुके हो आप इजीली। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन I एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था 11th में अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से डिनोट करते थे, वेंट ऑफ फैक्टर हमारा I है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने निकालना है अभी इस कंसेप्ट में। तो देख लो बड़ा ईजी है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता था, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं वो ऊपर रखने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने लिए थे वो नीचे रखने हैं, डिसोसिएट कितने हुए ऊपर रखने हैं, ये हम पढ़ चुके हैं 11th में। चलिए सपोज करो मेरे पास ए सब्सटेंस है बच्चों कोई भी, और वो टूट के N1 ऑफ B, N2 ऑफ C, N3 ऑफ D अप टू N मोल तक बनाता है टूट के, तो टाइम क्या ले लिया 0 टाइम पे क्या है मेरे पास 1 मोल था A का। ठीक है, और लेकिन
टी टाइम के बाद क्या हुआ, इसमें से अल्फा मोल, तो डिसोसिएशन तो अल्फा का हो गया ना यहाँ पे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मानी हमने यहाँ पे। तो एक में से क्या है, अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ कितने होंगे, यहाँ तो एन मोल है, तो एन अल्फा है ना, क्या हो गया, एन अल्फा। तो डिसोसिएशन के बाद ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ठीक है। तो देखो हेयर वी कंसीडर let 1 mole of A is dissociate in n mole on dissociation in the solvent। ये चीज़ मैंने बता दी ऊपर आपको। तो क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कितने नंबर ऑफ मोल हैं बताओ, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, टोटल मोल है ना ये, तो टोटल मोल ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब जो लास्ट में जो आए हैं, शुरू में इतने थे बच्चों और लास्ट में इतने टूटे, तो टोटल तो वैल्यू इतनी आ गई ना अपनी। लेकिन नॉर्मल वैल्यू स्टार्टिंग में ली थी कितनी, मैंने 1 ली थी, कितनी ली थी 1। तो यहाँ क्या करो आप, इस इक्वेशन में पुट कर दो, देखो इस इक्वेशन में पुट करना है, ये रही ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आई है, नॉर्मल की तो एक ही है, तो ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कितनी आई है अपनी, यहाँ पे देखो नीचे पुट कर देंगे हम इसमें, ये देखो ध्यान से, ये है मेरे पास, तो आई इजिकल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 को लिखो या ना लिखो नीचे, तो क्या आ जाएगा, आई इजिकल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इस 1 को इधर ले आओ बच्चों, क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 इजिकल टू एन अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो आई माइनस 1 अल्फा इंटू एन माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू, देखो अल्फा की वैल्यू आ गई अपनी निकल के यहाँ से, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 एन माइनस 1, है ना। दिस इज अवर रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अल्फा ही है ना, अल्फा और आई के बीच में रिलेशन है भाई, अल्फा एंड यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। एक चीज़ और देखो भाई, यहाँ पे जो आई की वैल्यू है कितनी आ गई, एम सी डिवाइडेड बाई एम ओ, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू, यानी ये तो वैल्यू मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं इसमें, कितनी है, आई की वैल्यू कितनी थी मेरे पास बताओ जल्दी, आई माइनस 1 और एन माइनस 1 पुट कर दो बस, और कुछ नहीं। तो पुट करूँगा तो मैं एम सी डिवाइड बाई एम ओ माइनस आई माइनस 1 सॉरी और एन माइनस 1, ये हो गया मेरा डेरिवेशन इसका, ठीक है। इसलिए मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई कितनी, ये इन केस ऑफ NaCl। अब मैंने समझाया आपको ये तो सिंपली, अगर बाई चांस मेरे पास NaCl का केस है, किसका केस है, NaCl का केस है, तो क्या करूँगा मैं बताओ, इन केस ऑफ NaCl अल्फा की वैल्यू क्या 100%, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो 100% का मतलब क्या है, 100/100 काटोगे तो 1 आ गया, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइड बाई एन माइनस 1, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी भाई, अल्फा तो मेरा 1 था ना, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू 1 थी मेरी टोटल, आई माइनस 1 और एन की वैल्यू मेरी 2 थी, क्यों थी 2 एन की वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मेरे बाद में कितने हो गए थे NaCl में, Na प्लस और Cl माइनस 2, तो आई इज इक्वल टू कितना आया, 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1 और आई इज इक्वल टू, देखो प्रूव हो गया भाई, इसको 1 को इधर लेके आओगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये प्रूव भी कर दिया हमने इस चीज़ को, ज़रूरी भी नहीं था ये बताना। रिलेशन बिटवीन, एक कंसेप्ट और करते हैं हम इसके बाद, रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, हमने पढ़ लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तो पढ़ लिया, अब एसोसिएशन में पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड, कितने मोल एसोसिएट हुए थे, जुड़े थे बाद में, और टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन, कितने मोल लिए थे, 2 लिए थे, और बाद में 1 हो गया था 2 का, तो 1/2 आई थी वैल्यू, याद हो तो आपको 0.5। तो देखो इसको भी वैसे ही करते हैं हम, इसको भी लेट कर लिया, 1 मोल ऑफ ए इज टेकन, हमने 1 मोल ए ले लिया और इसके एन मोलिक्यूल एसोसिएट हो गए 1 मोल में, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या है, ए था, ए कितना था, टाइम टी इजिकल टू 0 पे क्या था, टी इजिकल टू 0 पे वैल्यू 1 थी, है ना, कितनी थी 1 थी। लेकिन जब मेरे पास टी टाइम आया तो अल्फा मोलिक्यूल क्या हो गए बच्चों, इसमें से क्या हो गए, अल्फा मोलिक्यूल मतलब डिसोसिएट हो गया, एसोसिएट हो गए हैं इसके अंदर, तो ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल देख लो, वैसे नहीं समझ में आएगा आपको, पहले एग्जाम्पल देखो। जैसे मेरे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल थे किसके, CH3 COH के और CH3 COH के, ये 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास। तो इसमें से क्या कर दिया हमने, 2 मॉलिक्यूल हैं तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम टी था, टी पे तो कुछ भी नहीं हुआ था, देखो 2 में से 2 ही लिए गए हैं पूरे के पूरे, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या आ जाएगी,
2 मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूल बन जाएगा, 1। तो n की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे। लेकिन मैंने जब इसको डिसोसिएट किया तो 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बताओ, अल्फा डिवाइडेड बाई n, क्योंकि n की यहाँ पे इसकी वैल्यू n हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। 11th में पढ़ चुके हो, बिल्कुल प्रूव कर चुके हो। तो यहाँ पे भी क्या हो गया अपना, अल्फा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, अल्फा डिवाइडेड बाई n, अल्फा डिवाइडेड बाई n, क्योंकि यहाँ पे मैंने n रखा है। तो जितने एसोसिएट हुए हैं उसके डिवाइडेड में इतनी ही वैल्यू आ जाएगी, 1 होता था पहले। तो बताओ क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आई, दोनों का जोड़, इसका और इसका जोड़ दो, ये आ गया। और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी थी मेरे पास, नॉर्मल वैल्यू थी मेरी 1, कितनी थी 1। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो जल्दी जल्दी बताता हूँ भाई, देखो फर्स्ट में पुट करोगे तो ये आ गया, और उसी तरह से आप सोल्व करोगे इसको भी, तो अपनी वैल्यू है जो फाइनली क्या आ जाएगी, सोल्व तो कर सकते हो ना, ये वैल्यू आ जाएगी नीचे रही जो। उसी तरह से मैं अगर मान लूँगा इसको आई को इतना mc/mo, तो मेरे पास ये पुट करूँगा तो ये वैल्यू आ गई, है ना। अब मैंने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, लेक्चर फिनिश कर देना और चैप्टर भी फिनिश कर देना है, ठीक है। क्या कि हमारे पास अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो पुरानी थी ना वो मॉडिफाई हो गई। मॉडिफाई कैसे, कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस हो, तो ये पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या होता था, जो फार्मूला होता था ना उसमें राइट साइड में आई से गुणा कर दो, बस कुछ भी नहीं। यहाँ पे आई वैल्यू, आई मेरा क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, KB इंटू एम की साइड में आई से गुणा कर दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, यहाँ पे भी आई से गुणा कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता था, पाई इक्वल टू N/VRT, यहाँ पे भी आई से गुणा कर दिया और चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान से करें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं भाई, क्योंकि हमने सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर दिया है, यूनिट 2 इज़ कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे कल से हमें यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ज़रूरी चैप्टर है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैसे भी जनरली नॉलेज होना ज़रूरी है इस चैप्टर का। हमने इसमें पढ़ना क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री। मतलब इसमें क्या पढ़ना है, 2 ही चीज़ पढ़नी है। जैसे इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, कुछ भी तो नहीं, कंसंट्रेशन पढ़ी है बस पूरे चैप्टर में, कंसंट्रेशन। तो 3rd चैप्टर में क्या पढ़ोगे, टोटली 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे सेल के बारे में। सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस पढ़ोगे भाई, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर अपना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेलों में होने वाली रिएक्शन बताओ, सेल की एनर्जी कैसे निकालते हैं, सेल का EMF कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो करते हैं कल इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।